अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो एक मजबूर औरत की दास्तान है जो नाकर्दा जुर्म की भेंट चढ़ा दी गई। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर लाला रुख का कत्ल इस इलाके के लोगों के लिए मुअम्मा बना हुआ था। इस वाक़े ने इलाके में खौफो हरास फैला दिया था। एक दो नहीं, इकट्ठे 3 कत्ल हुए थे। जितने मुंह थे उतनी बातें। कोई इसे जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रहा था, कोई इसे दहशतगर्दी से मंसूब कर रहा था। किसी के ख्याल में ये मामला डॉक्टर लाला रुख की निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता था। सारे लोग अपने तय के आसराइयों में मसरूफ थे, मगर उलझी गुत्थी का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। हालांकि इस शहर में उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर ऐसी क्या बात हुई थी? लोग उनकी पुरअसरार शख्सियत और उनकी मौत के बारे में जानने के लिए शिद्दत से मुंतजिर थे, जिसके लिए उनके माजी में जाना जरूरी था। डॉक्टर लाला रुख का शुमार शहर की मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट में होता था। वो एक मारूफ सरकारी अस्पताल से वाबस्ता थीं और शाम के वक्त अपनी कोठी से मुल्हिका क्लिनिक में 2-3 घंटे गुजार कर अपने रिहायशी पोर्शन में बंद हो जाती थी। यूं शाम तक तो उनके पास औरतों और बच्चों का हजूम होता था। उन्हें रात के किसी पहर कत्ल किया गया था। हैरत की बात तो ये थी कि आज तक उनके घर में एक 14-15 साला लड़के के सिवा किसी की सूरत नजर नहीं आई थी। वो भी सिर्फ सर्दियों के मौसम में छुट्टियां गुजारने एबटाबाद से आता था और 2-2.25 माह उनके पास रहकर चला जाता था। एक मुलाजमा थी जो अमूमन डॉक्टर साहिबा के जाने के बाद ही 10-11 बजे के करीब आती और 2-3 घंटे में सारा काम निपटा कर चली जाती। अलबत्ता चौकीदार फजलदीन रात दिन किसी मुजस्मे की तरह राइफल कंधे से लटकाए गेट पर हर वक्त इस्तादा रहता। आज तक उसे किसी ने छुट्टी करते या कहीं आते जाते नहीं देखा था। हालांकि उसका क्वार्टर कोठी के साथ ही था। पता नहीं वो कब सोता था, कौन सी घड़ी उसके आराम की थी। हैरत की बात तो ये थी कि फजलदीन और डॉक्टर लाला रुख का कत्ल एक ही जगह यानी लाउंज में हुआ था। दोनों की लाशें करीब करीब ही पड़ी थीं। बेडरूम से मुल्हिका स्टडी रूम की लाइट ऑन थी। मेज़ पर कई किताबें खुली पड़ी थीं, जिससे साबित होता था कि वो सोने से पहले मुताले की आदी थी। मगर फजलदीन के होते हुए कोई अंदर कैसे आ गया? ये बात वाक़े को मशकूक बना रही थी कि आने वाला जो कोई भी था उससे डॉक्टर के गहरे मरासिम थे। जब ही फजलदीन ने उसे आने दिया था और यही वक्त था कि उसकी आमद पर वो स्टडी रूम से निकल रही थी और दुश्मन ने अपना काम कर दिखाया। मगर फिर उसे किसने मारा था? पुलिस से लेकर उस इलाके के लोग भी अपने तय इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश किए जा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर एक बार फिर हलचल सी मची। अजनबी और फजलदीन के जिस्म से निकलने वाली गोलियां एक ही रिवॉल्वर की थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अजनबी को गोली मारी गई थी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक फजलदीन ने खुदकुशी की थी। डॉक्टर लाला रुख को पिस्तौल से मारा गया था। उसके जिस्म से निकलने वाली गोली पिस्तौल की थी, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। उसे किसने गायब किया था? चश्मदीद गवाह तो कोई था नहीं। मोहल्ले वाले कुछ बताने से इनकारी थे। लाला रुख का ताल्लुक सुबह सरहद के एक पसमानदा इलाके से था। उसकी पैदाइश से 2 माह पहले ही उसके वालिद को किसी ने जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया था। उसे मनहूस समझकर किसी ने मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी वालिदा इसे लेकर अपने मेके चली आई। उसका मेका भी इतना अमीर नहीं था, बस गुजारे के काबिल था। उस पर फिर बेटी का उजड़ कर आ बैठना, वो भी एक नौजायदा बच्ची के साथ, भाई भाभीओं के लिए ये एक गंभीर मसला था। बेवा माँ बेचारी क्या करती? फिर बेटी की उम्र और घर के हालात को देखते हुए उसने अपनी बेटी काशमाला की शादी एक उम्र रसीदा इंसान से कर दी और नन्ही लाला को अपने पास रख लिया। माँ ब्याह कर दूसरे कस्बे में चली गई, मगर 1-2 महीने में बेटी से मिलने आती रही। वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी, मगर उसका शोहर बरकत खान इस पर राजी नहीं था। हालांकि वो इसके 2 नौजवान बेटों की देखभाल कर रही थी, उसके घर को और बच्चों को संभाल रही थी, मगर वो उसकी एक छोटी सी बच्ची को रखने से इनकारी था। क्या फायदा हुआ था उसे इस शादी का? वो बड़े दुख से सोचती।
वो तो शुक्र था कि उसके दोनों बेटे अपने बाप की तरह नहीं थे, बल्कि हंसमुख और मिलनसार थे। कभी कभी वो भी काशमाला के साथ अपनी सौतेली बहन से मिलने चले जाते और उसके साथ खेलते कूदते। उन्होंने कई बार अपने बाप को भी कहा था कि हमारी कोई बहन नहीं है, लाला रुख को यहाँ ले आए, मगर बरकत खान किसी और की औलाद को अपने यहाँ रखने में आड़ समझता था। रहमत गुल और जन्नत गुल की उम्रों में 2 साल का फर्क था, जबकि लाला रुख रहमत गुल से 8 साल और जन्नत गुल से 6 साल छोटी थी। ननिहाल में लाला रुख का सभी ख्याल रखते थे। वो दिन भर खाला मामू के बच्चों के साथ खेलती रहती। बस मामू के बेटे शहरियार से कभी नहीं बनती थी, खासकर उस वक्त उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती थी जब उसके सौतेले भाई आते और वो उनकी खातिर तवाज़े में मसरूफ़ होती। बरकत खान का ताल्लुक था तो एक ज़मींदार घराने से, मगर अपनी अयाशियों की वजह से उसे अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। बस अब जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। इस सिलसिले में उसका भाई नज़ाकत खान उसकी मदद करता रहता था, मगर काशमाला को उसकी गंदी नज़रों से बड़ा डर लगता था। वो उससे मोहतात ही रहती थी। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। लाला रुख को पढ़ने का बहुत शौक था। गांव में रह कर भी उसने किसी तरह 10वीं जमात पास कर ली थी। इसके लिए उसे गांव से बड़ी दूर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वो स्कूल भी सिर्फ 5वीं जमात तक ही था। चूँकि मामू की वो लाडली थी, उसी से कह सुनकर गांव से बाहर हाई स्कूल जाना शुरू किया तो कई घंटे तो सिर्फ आने जाने में सर्फ हो जाते। इस पर उसे और उसके घर वालों को गांव वालों की जली कट्टी सुनना पड़ती। सब कुछ वो तहम्मुल मजाजी से सहती गई, मगर अपना मिशन तर्क नहीं किया। 10वीं के बाद मामू ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इससे आगे यहाँ की किसी लड़की को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ये यहाँ का रवाज था। दूसरे, उनके माली वसाइल भी ऐसे नहीं थे कि वो उनसे कुछ गोश गुजार करती। आगे दाखिले के लिए उसे गांव छोड़कर शहर जाने का मसला दरपेश था, और साथ ही ये परेशानी भी थी कि शहर में उसका कोई अजीज या जानने वाला नहीं था। अभी वो इन हालात से निमटने का सोच ही रही थी कि उसके सौतेले चचा नज़ाकत खान के मुकरू अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। उसने अपने भाई बरकत खान के ज़रिए काशमाला को पैगाम दिया था कि वो लाला रुख से शादी करना चाहता है, वरना दूसरी सूरत में बाकी अखराजात के अलावा रिहाइश से भी हाथ धोना पड़ेंगे। बरकत खान अपने भाई की इन मेहरबानियों से दस्तबरदार होना नहीं चाहता था। काशमाला ने अपना सर पीट लिया। सवाए शहरियार के किसी ने इस बात पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो अभी इस पोजीशन में नहीं था कि अपने साथ साथ लाला रुख का बोझ उठा सकता। तब उसने लाला रुख को रहमत गुल से मदद लेने को कहा। ये तुम कह रहे हो शहरियार खान? उसने हैरत से देखा। हाँ लाला रुख, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता हूँ, बर्बाद नहीं, उसने तवक्कुफ के बाद शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। तो वो भी एक लम्हे को चकरा कर रह गई। लेकिन वो तो मेरा भाई है। वो तो पता है मुझे, सगा तो नहीं है ना? तुम दोनों के माँ बाप अलहदा हैं। फिर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। रहमत गुल तुम्हें आबाद रख सकता है, वो बूढ़ा नहीं है। ये कहकर उसने जाने को कदम बढ़ा दिए। और तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? उसे शहरियार जैसे इंसान से इतनी बुज़दिली की तवक्का नहीं थी। जभी तो जाते जाते भी उसे एहसास दिलाना चाहा। ये बात नहीं है लाला रुख, रहमत गुल से शादी की सूरत में तुम्हारा एक ही दुश्मन होगा, यानी नज़ाकत खान, जिसे तुम्हारा बाप अपने बेटे की खातिर संभाल भी सकता है। लेकिन क्या? मुझे अपनाने की सूरत में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे ना? नज़ाकत खान, बरकत खान, तुम्हारी माँ बेसाइबान भी हो सकती है, और फिर क्या पता मेरे घर वाले भी तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि मेरा बाप अपनी भतीजी से मेरी शादी करना चाहता है। क्या हुआ तुम मेरी फूफीजाद हो? हमारे यहाँ तो मर्दों की चलती है ना। वो मर्द होकर भी अपने कबीले के मर्दों के फैसले के खिलाफ बातें कर रहा था। वाकई वो भी तो सोच में पड़ गई। फिर एक कूंदा सा उसके जहन में लपका। तुम ठीक कह रहे हो शहरियार खान। वो चादर लपेटती हुई उसके सामने से लहरा कर निकल गई। हालात के सामने सीना सपर रहने वाली लाला रुख उस रात हथियार डाल चुकी थी। जिस पर मान था उसी ने साथ छोड़ दिया तो वो क्या करती। काशमाला का दिल गम से चूर चूर हो गया था। काश उसका बाप जिंदा होता तो ये नौबत नहीं आती। उसने बड़े दुख से सोचा। उसकी मंगनी नज़ाकत खान से हो गई। बरकत खान बहुत खुश था। रहमत गुल शहर गया हुआ था। वापसी पर उसे ये सब कुछ मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया। लाला रुख से कुछ पूछना बेकार था। वो सीधा चाचा की हवेली में जा पहुंचा। चाचा, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई?
اپنی بیٹی جیسی لڑکی سے رشتہ جوڑتے ہوئے؟ اوے نامراد، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کوئی بیٹی شیٹی نہیں، دور پار کا رشتہ ہے، دماغ خراب نہ کر میرا۔ چاچا سگی نہ سہی پر رشتہ تو بیٹی ہے کا بنتا ہے نا۔ اس نے بڑے افسوس سے چاچا کو دیکھا۔ چل چل، بڑا آیا سمجھانے والا، میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ منہ سنبھال کر بات کرو چاچا، اگر ہم تمہارا کھا رہے ہیں تو سارا دن تمہارے کھیتوں کی رکھوالی بھی کرتے ہیں، مفت کی روٹیاں نہیں توڑتے ہم۔ اور رہی بات لالا رخ کی، تو میں تمہیں اس کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ آہا، بڑا آیا اس کی طرفداری کرنے والا، تو اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تیرا بھی تو اس سے بھائی بہن کا رشتہ ہے نا، سگانا سے ہی، سوتیلا ہی سے ہی۔ اس نے اسی کے جملے اسے لوٹا دیے۔ رحمت گل نے بھی مزید بات بڑھانے کی بجائے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ لالا رخ نے نزاکت خان سے شادی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر بننے والی شرط منوا لی تھی۔ نزاکت خان بھی ان دنوں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، خود اسے شہر لے جا کر اس کا داخلہ ایک بڑے میڈیکل کالج میں کروا کر کالج سے ملحقہ ہاسٹل میں اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ یہیں کے چوکیدار فضل دین کو سب کچھ سمجھا کر وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا، بلکہ اس کے ہر پل کی خبر لیتا رہتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، لالا رخ کی گھبراہٹ اور پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کا تصور اسے ہلائے جا رہا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں نزاکت خان، قوی الجثہ، بڑی بڑی مونچھیں، خراں چہرے پر سرخ سرخ مدہوش آنکھیں، شاید پیتا پلاتا بھی تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی اسے لرزا دیتا۔ کاش اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا جو اس نے اس کے باپ بھائیوں پر خرچ کیا تھا، تو اسے لوٹا کر اپنا آپ اس کی دسترس سے آزاد کرا لیتی۔ وہ بڑی حسرت سے سوچتی۔ پھر ایک دن کاتب تقدیر کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ نزاکت خان پر تو پہلے ہی اسمگلنگ، قتل، اغوا برائے تاوان جیسے سنگین الزامات تھے۔ اس وقت ایک اور الزام میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ اس نے اپنا بڑا اثر رسوخ استعمال کیا، مگر اسے 18 سال قید کی سزا ہو گئی۔ تب لالا رخ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے ہی دن کاشمالا اور رحمت خان اسے اسی سلسلے میں مبارکباد دینے آئے، مگر اس کے چہرے پر اب بھی فکر و پریشانی کی واضح لکیریں تھیں۔ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی لالا رخ؟ نہیں رحمت گل، میں ان وقتی خوشیوں کی قائل نہیں۔ اس طوفان کو تو آنا ہی ہے ایک دن، آج آئے یا 18 سال بعد۔ نہیں لالا رخ، یہ وقتی خوشیاں نہیں، میں ان لمحوں کو امر بنانے آیا ہوں۔ پر وہ کس طرح؟ اس نے رحمت گل کے چہرے پر جذبوں کا چھلکتا رنگ دیکھ لیا تھا۔ تب ان دونوں نے سارے منصوبے سے اسے آگاہ کر دیا۔ مگر میرے ڈاکٹر بننے کا خواب تو ادھورا رہ جائے گا نا؟ نہیں، ابھی صرف نکاح ہوگا، باقی رسمیں بعد میں ہوں گی۔ رحمت گل کی باتوں نے اس کا دامن مرادوں سے بھر دیا، اور واقعی دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تقریباً 1 سال تو خیر خوبی سے گزر گیا، مگر اس کے بعد رحمت گل اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب لالا رخ اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی تو سیدھا کہہ دیتا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، خدا کی نظروں میں ہم ایک ہو چکے ہیں۔ اسے پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ رحمت گل اس سے بے پرواہ ہونے لگا۔ اس کی جیب سے نکلنے والی سفید پڑیا نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہی، کچھ اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کے بارے میں بھی کہنا تھا، مگر وہ تو ایک رات ایسا سوئی کہ پھر اٹھنا نصیب ہی نہ ہوا۔ دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے جھنجھٹ سے آزاد ہونے کی رائے دے ڈالی تاکہ وہ آرام سے اپنی تعلیم مکمل کر سکے، مگر وہ قدرت کے اس تحفے کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی جائز اولاد تھی۔ ادھر اس کے مالی حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اب نزاکت خان کی طرف سے اخراجات تو پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ پھر اپنی یہ حالت، اب ماں بھی نہیں رہی تھی۔ رحمت گل بھی اس بار گاؤں گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ تقدیر نے ایک بار پھر اس کے ساتھ سنگین مذاق کیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کی تعلیم کسی طرح مکمل ہو چکی تھی، بس ہاؤس جاب کرنا رہ گیا تھا۔ فضل دین کچھ دنوں سے اسے الجھا پریشان دیکھ رہا تھا۔ لالا بی بی، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتا ہے، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تم کیا کرو گے فضل دین، میری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہی رو پڑی۔ نہ روتے نہیں لالا بی بی، کیا ہو گیا تمہاری قسمت کو؟ میرے کو بتاؤ، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے نا، تو مجھ پر اعتماد کرو، اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
डूबते को तिनके का सहारा के मुताबिक उसने बिला कमो कास्ट सब कुछ उसके सामने गोशगजार कर दिया। बाकी बातों का इल्म तो उसे पहले भी था। नज़ाकत खान की गिरफ्तारी और रहमत गुल से उसके निकाह के बारे में भी सब कुछ मालूम था और वो उसे उसकी इजाज़त से लेकर अपने घर आ गया जहां उसकी माँ और बहनें थीं। ये सब आपकी देखभाल करेंगे लाला बीबी। उसका इशारा अपनी माँ बहनों की तरफ था और वाकई उन्होंने तख्लीक के मराहिल से लेकर हाउस जॉब मुकम्मल करने तक लाला रुख की खिदमत की। हाउस जॉब मुकम्मल होते ही उसे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के तवस्सुत से एक बड़े सरकारी अस्पताल में जगह मिल गई। उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी। इस सिलसिले में फजल दील ने उसकी काफ़ी मदद की थी। अब वो हालात की ठोकरों में पलने वाली अल्लड़ लाला नहीं थी, बल्कि शहर की मशहूर व मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर लाला रुख थी। दुख के मौसम दूर कहीं आहिस्ता आहिस्ता से रखते गए। बहारें छप दिखाने लगी थीं। अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा वो फजलदीन के घर वालों पर खर्च कर दी। अब तक तो वो अस्पताल से मुल्हिका सरकारी कोठी में रह रही थी, लेकिन जब शहर के निस्बतन पुरसकून और तन्हा इलाके में अपनी कोठी खरीदने का इरादा किया तो फजलदीन को एतराज़ हुआ। लाला बीबी, मैं आपको उधर रहने का मशवरा नहीं दूंगा। आप अकेली हैं और वो सुनसान सा इलाका। तब वो हंस पड़ी। तुम भी कितने बुज़दिल हो ना फजलदीन, तुम कैसे चौकीदार हो? क्या फ़र्क पड़ता है मुझे उस इलाके में रहने से? मैंने तो एक उम्र अकेले गुजारी है। अब तो मेरे साथ मेरा बेटा भी है। उसने बड़े फख्र से अपने बेटे को देखा। छोटे साहब यहाँ कहाँ होता है? उसे तो तुमने इतनी दूर हॉस्टल में भेज छोड़ा है। वो कब हर वक्त यहाँ होता है? अच्छा, तो तुम किसी मुलाजमा का इंतज़ाम कर दो। माली और खानसामे का इंतज़ाम तो हो गया है। वो तो सारे मसले तय हो ही जाएंगे। मगर क्या क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? चौकीदार भी तो आपको रखना होगा ना। उसके लिए आप मेरा इंतखाब कर लें। लाला रुख को भला क्या चाहिए था? जाना पहचाना और भरोसे का आदमी था। फिर तुम्हारे कॉलेज की नौकरी का क्या बनेगा? तुम इसकी फिक्र ना करो लाला बीबी। तुम जब तक अस्पताल में होगा, मुझे छुट्टी हो चुका होगा, तुम आएगा, फिर हम भी अपनी रोटी पानी खाकर आ जाएगा। गोया वो सब कुछ तय कर चुका था। वाकई उसकी बात ठीक थी। हाँ, मगर एक और बात है। हाँ लाला बीबी, मेरा ख्याल है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जवानी तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगी, पर बुढ़ापे में क्या करोगे? तो आप क्यों नहीं कुछ करती? आप भी तो तन्हा है ना। मेरी बात और है। मेरे पैरों में तो रहमत गुल जंजीर बांध गया है ना, और फिर मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। उसे अपने बेटे पर बड़ा नाज था। होता भी क्यों ना, उसने उसकी खातिर कठिनाइयां भी बड़ी झेली थीं। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब रहमत गुल उसे छोड़ गया था। वो उसे अपनी गोद में उठाए दरबदर की ठोकरें खा रही थी। जिससे भी अपने मसले का उसने जिक्र किया था, सब ने इस झंझट से निजात पाने का मशवरा दिया था, मगर वो अपनी जगह अड़ गई थी। अब वही उसका छप्पर छांव था। उसे अपने से दूर भी मसलहत ही के तहत रखा था कि वक्त से पहले उसके कच्चे जहन में कोई ऐसी वैसी बात घर ना कर ले और उसकी तालीम अधूरी रह जाए। जब वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तब वो बड़े सुकून से उसे सब कुछ बता देगी ताकि उसे कोई गलत फहमी ना रहे। जूं जूं रहमत गुल नशे की हालत से बाहर आता जा रहा था, एहसास निदामत उसे मारे दे रहा था। अफसोस तो इस बात का था कि शादी से पहले तो वो उस लत में मुब्तला नहीं हुआ था। बाद में किसने उसे इस जहन्नुम में धकेला था? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उस पर वाज़ेह होता जा रहा था। बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ था वो, वरना वो कब का उसी तरह बेसरो सामानी की हालत में कूड़े करकट के ढेर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर चुका होता। नशे की तलब ने सब कुछ उससे छीन लिया था। न जाने उसकी कौन सी नेकी काम आ गई थी कि किसी डॉक्टर ने उसे अस्पताल के पिछवाड़े कचरे के ढेर पर पड़ा देख लिया। उसकी अच्छाई ने एक इंसान को इस तरह बर्बाद होते देखना गवारा ना किया। जभी तो उसे अपने घर लाकर बड़ी तवज्जो से उसका इलाज शुरू किया। गो कि ये बड़ा मेहनत तलब काम था। बहुत दिन लग गए उसे एक नॉर्मल इंसान की जोन में वापस लाते हुए। होश की दुनिया में आकर उसे सबसे पहले लाला रुख का ख्याल आया। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी, डॉक्टर बनी भी या नहीं, अब वो उसे कबूल करेगी भी या नहीं। कुछ भी हो, वो इसका शोहर था। बहुत सारे ख्यालात आपस में गटमट हो रहे थे। जब ही बस एक झटके से स्टॉप पर रुकी और लोगों के उतरने और सवार होने के शोर पर उसके ख्यालात का तसलसल टूटा। नज़ाकत खान ने कई बार जेल से फरार होने की कोशिश की, मगर बेसूद।
बड़े वसाइल बुरे कार लाए उसने, मगर इतनी सख्ती थी कि कोई हीला हवाला काम ना आया। थक हार कर वो खामोश हो गया। उसे ज्यादा दुख लाला रुख से शादी ना कर सकने का था, जिस पर उसने इतना पैसा खर्च किया था। कम से कम उससे निकाह ही कर लेता, बाद में शादी और रस्में वगैरह होती रहती। और जब उसे लाला रुख के रहमत गुल से बिला रोक टोक मिलने की खबर मिली थी, वो बिफरे हुए शेर की मानित हो गया था। तब उसने अपने मिलने जुलने वाले साथियों से कहकर रहमत गुल को नशे का आदी बना दिया था। जेल में भी बॉस बना रहता था। पुलिस वालों से काफी गाड़ी चलती थी, इसलिए कोई मसला नहीं था, मगर उसे ये फिर मालूम नहीं हो सका था कि रहमत गुल और लाला रुख एक हो चुके हैं। 18 साल के बाद जेल से रिहा होने पर लोगों की जुबानी उसे इन बातों का इल्म हुआ तो आग बगोला हो गया। दिल तो चाहा ये सब बताने वालों को गोलियों से छन्नी कर दे, मगर अभी तो वो इतने अरसे बाद रिहा हुआ था। इतनी जल्दी कोई ऐसी गलती करके दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। फिर उसके दुश्मन तो लाला रुख और रहमत गुल थे। लोगों का क्या कसूर था? एक पल में उसके शातिर जहन ने एक तीर से 2 शिकार खेलने का मंसूबा बना लिया। उस रोज रहमत गुल गेट तक पहुंचकर अजीब कश्मकश की कैफियत से दो चार था। उसके दिल में अजीब से ख्यालात पैदा हो रहे थे। पता नहीं अब मेरे मुतल्लिक उसके क्या ख्याल होंगे, मुझे कबूल करेगी भी या नहीं। मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा किया? चलो मैं उससे माफी मांग लूंगा। अगर आजाद होने की ख्वाहिश होगी तो उसे आजाद कर दूंगा। उसे भी अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। खिजां की साएं साएं करती रात थी। मौसम खून खो चला था। वैसे भी आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। बारिश किसी भी दम हवा चाहती थी। फजलदीन गेट लॉक करके बैरूनी बरामदे में संगी मेज पर रिवॉल्वर संभाले चौकस बैठा था। तभी बेल की आवाज पर चौंकना हुआ। रात के 12 बज रहे थे। शायद इमरजेंसी में कोई मरीज हो, क्योंकि क्लिनिक तो अमूमन 8 बजे ही बंद हो जाया करता था। दिल तो नहीं चाह रहा था कि ऐसे मौसम में जाकर गेट खोले, मगर इंसानी हमदर्दी आड़े आ गई। उसने दरवाजे के करीब जाकर मैजिकाई से झांका। कोई नौवारिद था। कौन? इंटरकॉम पर पूछा। क्या? मैं कौन? नाम तो बताओ। रहमत गुल। रहमत गुल? उसने अपने जहन पर जोर देते हुए उसके नाम को जेरे लब दोहराया। ओह, तुम लाला बीबी वाला रहमत गुल तो नहीं? जैसे एकदम उसे याद आ गया हो, और फिर उसने कुछ बोले बगैर ही गेट खोल दिया। ओह, आप साहब जी, आप कहाँ था इतने दिनों से? उसने उसके सरापे पर निगाह डालते हुए हैरत से कहा। कितना बदल गया था वो इन 15 सालों में। भरा भरा जिस्म, घनी मूंछों तले मोतियों जैसे दांत चमकते, सुर्खो सफेद चेहरा, शहद जैसे बाल और ब्राउन आंखें। वो किसी द्यो मालाई कहानी का हीरो नजर आ रहा था। यूं ही देखते रहोगे या अंदर जाने का रास्ता भी दोगे? हाँ, जाओ साहब जी। लेकिन क्या? जी, मैं जरा लाला बीबी से इजाजत ले लूं। उन्होंने किसी को भी बगैर पूछे अंदर आने से मना किया है। पर मैं उसका शोहर हूँ, कोई और नहीं। बस वो जरा दुखी हैं और कमजोर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आपको सामने पाकर। बात अधूरी छोड़कर उसने वहीं इंटरकॉम पर रहमत गुल का बताकर अंदर आने देने की इजाजत मांगी। इजाजत की क्या जरूरत है फजलदीन, ले आओ इन्हें, उसने धड़कते दिल से कहा तो फजलदीन उसे बरामदे तक छोड़ आया। आहट पर वो बड़ी बेताबी से स्टडी रूम से लाउंज में आई, जहां रहमत गुल खड़ा एक टिक उसे देखे जा रहा था। खुशी और गम के मिले जुले जज्बात दोनों की आंखों से झलक रहे थे। दिल की धड़कनें बेकाबू हुए जा रही थी। लाला रुख, मुझे माफ कर दो। रहमत गुल आगे बढ़ा। सब कुछ उसके ख्यालात के बरक्स था। उसका तो ख्याल था कि अब वो उसे कबूल नहीं करेगी, धुतकार देगी, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वो एक एक पल उसी का इंतजार करती रही थी। रहमत गुल, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? उसकी आंखें छलक पड़ी। अब नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में बीते दिनों का कर्ब था। निदामत से उसका सर झुका हुआ था। दोनों बैक वक्त एक दूसरे की तरफ बढ़े ही चाहते थे। तभी अचानक ही गोली चलने की आवाज आई और इसके साथ लाला रुख लहरा कर जमीन पर गिर गई। रहमत गुल, भाग जाओ यहाँ से। बड़ी कर्बनाक और घुटी घुटी सी आवाज लाला रुख के मुंह से निकली। लाला लाला। वो चीखे मार मार कर उसकी बातों की परवाह किए बगैर उसकी तरफ लपका, जो कालीन पर गिरी हिचकियां ले रही थी। गोली ऐन उसके दिल में पेवस्त हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कातिल का पीछा करे जिसके भागने की आवाज आई थी, या लाला को देखे। वो कौन था? यहाँ तक कैसे पहुंचा? भागते भागते वो बिजली का सिलसिला भी मुनक़ता करता गया। यकदम पूरी कोठी अंधेरे में डूब गई। फजलदीन, पकड़ो, कातिल को पकड़ो। वो इसने लाला को मार दिया। रहमत गुल चीखता हुआ बाहर निकला।
فضل دین جو گولی کی آواز سن کر ادھر ہی بھاگتا آ رہا تھا، اچانک بجلی کے فیل ہو جانے پر وہ بھی حواس باختہ ہو گیا۔ کون؟ کہاں قاتل؟ اندھیرے میں اس کی طرف بھاگ کر آتے ہوئے رحمت گل پر اس نے فائل کھول دیا۔ قاتل تو نہ جانے کدھر سے فرار ہو گیا تھا۔ ادھر لالا رخ ٹھنڈی ہو رہی تھی تو ادھر رحمت گل بھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر پاس پڑوس والوں کو ڈکیتی کا گمان گزرا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ فضل دین موقع ضائع کیے بغیر لالا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے وہ زمین پر پڑی نظر آئی۔ لالا بی بی، اس نے جھنجھوڑا، مگر وہ تھی ہی کہاں۔ اس پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ ٹارچ لے کر بھاگتا ہوا لان میں گیا جہاں اس نے قاتل کو گولی ماری تھی، مگر یہ کیا؟ یہ تو رحمت گل آخری ہچکی لے رہا تھا۔ صاحب جی، پہلے تو اسے گمان گزرا کہ شاید رحمت گل نے ہی لالا رخ کو قتل کیا ہے، مگر جب اس کے پاس گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن آواز بہت دھیمی تھی کہ اس کی سمجھ میں آتی۔ اس نے جھک کر اس کے منہ کے ساتھ کان لگا دیا۔ فضل دین، قاتل بھاگ گیا، تم نے اسے؟ کہتے کہتے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ فضل دین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ لالا رخ مر چکی ہے۔ ایک بار پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا، ہر طرح سے چیک کیا، اور جب اسے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو وہ سسک پڑا۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے قتل ہو گئی تھی، اور خود فضل کے ہاتھوں ایک بے گناہ شخص کا قتل ہو چکا تھا، جبکہ لالا رخ کا قاتل فرار ہو گیا تھا۔ اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ فضل دین کا دل اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس کی غیرت اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہی ریوالور سے خود کو ختم کر لیا۔ نزاکت خان جیل سے باہر آ کر کتنے دنوں تک رحمت گل کی مخبری کرتا رہا تھا، پھر لالا رخ کی کوٹھی کے آس پاس بھیس بدل کر جائزہ لیتا رہتا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رحمت گل کسی بھی دن لالا رخ کے پاس جائے گا، اور وہی مناسب وقت ہوگا اسے موت کے پھندے تک پہنچانے کا۔ اور پھر ایک دن اسے اپنے مخبروں کی اطلاع ملی۔ وہ رحمت گل کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا۔ جب وہ اور فضل دین باتوں میں مصروف لالا کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، وہ لان کی اگبی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ پہلے تو ادھر ہی جھاڑیوں میں چھپا رہا۔ جو ہی فضل دین رحمت گل کو اندر چھوڑ کر گیٹ کے ساتھ بنے اپنے کیبن میں بیٹھا، وہ برآمدے سے ہوتا ہوا ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے پستول تان کر آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر محو تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو سکا کہ دروازے کے پیچھے کوئی نشانہ لے رہا ہے۔ بیک وقت 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر وہ تیزی سے گیراج کے کونے میں نصب فیوز اڑاتا گیا۔ رحمت گل نہ بھی آتا تو اسے لالا رخ کو اس کی عہد شکنی کی سزا تو دینی ہی تھی، مگر اس طرح پھر وہ دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ وہ اس دفعہ رحمت گل کو قتل کے سلسلے میں حوالات بھیجنا چاہتا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رحمت گل اس طرح مارا جائے گا۔ رحمت گل کی موت نے جہاں پولیس کو لالا رخ کے قاتل تک پہنچنے میں مدد دی، وہیں فضل دین کے لالا رخ سے بے لوث عشق کا راز بھی فاش کر دیا۔